सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक पहलवान अपनी ताकत के बावजूद मुफलिसी का शिकार था, गुर्बत का शिकार था और उससे अपने वतन में बाइज़्ज़त रोज़ी हासिल करने में अगर नाकामी का सामना करना पड़ा तो एक दिन उसने अपने बाप से परदेश जाने की इजाज़त मांगी। अच्छा, बाप ने उसे समझाया कि सिर्फ ताकत होना, ताकतवर होना ऐसी बात नहीं कि जिसके बायस परदेश में आपको कामयाबी मिल जाए, कामयाबी हासिल कर लें। अच्छा, पहलवान और के बाप ने उसको नसीहत करते हुए कहा कि 5 अफराद ऐसे हैं जिन्हें सफ़र रास आता है। एक अमीर कबीर सौदागर, दूसरा खुश आवाज़, तीसरा आलिम, चौथा जो है खूबसूरत या खूबरू और 5वां वो शख्स जो कोई हुनर जानता हो, किसी चीज़ का हुनर जानता हो, किसी काम का हुनर जानता हो। अच्छा, पहलवान ने बाप की नसीहत को बेदिली से सुना और दुआ करते रहने की दरख्वास्त करके रवाना हो गया। अब चलते चलते ये पहलवान एक बड़े दरिया के किनारे पे पहुंचा। अब दूसरी तरफ जाने वाले मुसाफिर किराया अदा करके कश्ती में सवार हो रहे थे। गरीब पहलवान ने खुशामद और मलाहों की तारीफ करके कश्ती में सवार होना चाहा, लेकिन वो मुफ्त का बोझ कश्ती पर लादने के लिए राजी नहीं हुए और उसे किनारे पर छोड़कर चलने लगे। कश्ती ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि पहलवान के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने मलाहों से कहा कि अगर तुम मुझे दरिया के पार पहुँचा दो तो मैं तुम्हें अपनी पोशाक दे दूँगा जो मैंने पहनी हुई है। अच्छा, मलाह लालच में आ गए और कश्ती का रुख मोड़कर किनारे पर ले आए। फिर ताकत के जोर पे पहलवान ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो उसे कश्ती में सवार कर लें। अच्छा, मलाहों ने पहलवान को कश्ती में बैठा तो लिया, लेकिन उससे बदला लेने की फ़िक्र में रहे। हुआ ये कि कश्ती कदीम ज़माने की, कह लें कि एक टूटी फूटी इमारत के करीब से गुजरी तो मलाहों ने चप्पू रोक लिए और मुसाफिरों से कहा कि कश्ती में कुछ खराबी पैदा हो गई है, अगर कोई शख्स इमारत के मीनार पर चढ़कर कश्ती का लंगर थामे तो हम मुरम्मत कर सकते हैं। अच्छा, पहलवान लंगर का रस्सा हाथ पर लपेट कर फ़ौरन मीनार पर चढ़ गया। अच्छा, मुल्ला जो थे वो कश्ती को तेज़ी से आगे ले गए और वो बहुत देर तक वहाँ रहा और कुछ कमज़ोरी कह लें और कुछ नींद के गलबे से दरिया में गिर पड़ा। अब दरिया की लहरों ने पहलवान को उछाल उछाल कर किनारे पर फेंक दिया। इत्तेफाक से कह लें कि जो सौदागर थे उनका एक काफ़िला उधर से गुजरा। अब ये जगह ऐसी वीरान कह लें या ऐसी सुनसान थी कि काफ़िले वाले डाका पड़ने के अंदेशे में मुब्तला हो गए। पहलवान ने काफ़िले वाले से कहा कि अगर तुम लोग मुझे अपने साथ ले लो तो मैं तुम्हारी हिफाजत का फ़र्ज़ अंजाम दूंगा। अच्छा, काफ़िले वालों को ये मोटा ताज़ा शख्स उस काम के लिए बड़ा मुनासिब नज़र आया, चुनाचे उन्होंने उसे साथ ले लिया और उसकी माकूल तनख्वाह मुकर्रर कर दी। अब पहलवान ने ख्याल किया कि कुदरत उस पर शायद मेहरबान हो गई है और उसकी बेरोज़गारी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन ये काफ़िला जब एक जगह आकर रुका तो एक बूढ़े सौदागर ने अपने साथियों से कहा कि भाइयों, मुझे तो ये शख्स डाकुओं का साथी लगता है। लाजमी तौर पर ये इसलिए हमारे साथ शामिल हो गया कि मौका पाते ही अपने साथियों को बुला ले और वो हमारा सामान लूट कर फरार हो जाए। अरे, जिस वक्त बूढ़ा सौदागर ये बातें कर रहा था, पहलवान उस वक्त गफलत की नींद सोया हुआ था। काफ़िले वालों ने अपने बुजुर्ग की राय को दुरुस्त करार दिया और अपना सामान समेट कर रवाना हो गए। अच्छा, पहलवान दूसरे दिन उस वक्त बेदार हुआ जब कह लें कि जो मुसीबत है, मुसीबत का आफताब उस पर तुलू हो चुका था। अब वो फिर पहले की तरह परेशानी का शिकार था। उसे अब ये मालूम नहीं था कि अपने वतन से कितनी दूर है और किस इलाके में ख्वार हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी बाकी हो तो गैब से सामान पैदा हो जाता है। इस बार पहलवान की जान इस तरह बची कि एक शहज़ादा शिकार खेलता हुआ उस तरफ आ निकला। उस शहज़ादे ने पहलवान की परेशानियों से आगाह होकर उस पर इनाम की बारिश की और अपने लश्कर का एक आदमी उसके साथ भेज दिया ताकि पहलवान को उसके वतन पहुँचाया जा सके। अब कह लें कि यूँ पहलवान साहब की जान बच गई। खैर से जब पहलवान घर को वापस आया और बाप से मुलाकात हुई तो सोचें फिर क्या हुआ होगा। बाप ने अपनी नसीहत याद दिलाई कि याद है मैंने तुम्हें कुछ नसीहतें की थी, लेकिन चूंकि शहजादे की मेहरबानी से पहलवान के पास थोड़ी बहुत कह लें कि पूंजी थी, इसलिए उसने कहने के शोखी मारते हुए अपने बाप से कहा कि मैं नाकाम नहीं बल्कि कामयाब लौटा हूँ, देखे ज़रा क्या लेकर लौटा हूँ। बाप ने कहा बेटे, तेरी ये कामयाबी जो है ना, ये महज कह लें कि हुस्न इत्तफाक है और हमेशा ऐसा नहीं होता। परदेश में इंसान का असल जौहर काम आता है। अब इस तवील हकायत में सबक क्या? सबक ये दिया गया है कि खुदा की अता करदा किसी ख़ास सिफ़त या इल्म या हुनर के बगैर सच्ची कामयाबी नहीं मिल सकती। सच्ची कामयाबी मुमकिन नहीं है। सिर्फ ताकतवर होना काफ़ी नहीं होता। सिर्फ ताकत को कामयाबी की ज़मानत ख्याल करना कह लें कि दरअसल एक वहशियाना और बेवकूफ़ी पे मबनी नज़रिया होता है। अब बात कर लेते हैं सियासत की।
यहाँ भी कुछ सियासी जमातें ताकत के ज़रिए अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करती चली आ रही हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए की हवा चली, लेकिन ये हवा कह लें कि गर्म लू में बदल गई और उल्टा इन गर्म हवाओं का रुख रियासत मुखालिफ बयानिए का नारा लगाने वालों की तरफ हो गया। और यहाँ से PDM और ख़ास तौर पर नून लीग के लिए ये बयानिया आप कह लें कि बबाले जान बन गया। अच्छा, PDM की आंखों में मफादात के ख्वाब थे, लेकिन ये ख्वाब ताकत के घुमंड ने कह लें कि रेजा कर दिए। मुस्लिम लीग नून को अब भी यही लगता है कि वो ताकत के घोड़े पर सवार होकर अपने मफादात का मैदान सर कर लेगी। बड़ा आसान है, लेकिन सच्ची बात यह कि इस ताकत के घोड़े में अब ताकत ही बाकी नहीं रही, क्योंकि पहलवान की तरह ये ताकत का घोड़ा भी हर मैदान में अपना लोहा नहीं मनवा सका। और नाज़रीन, हुकूमत में रहकर करप्शन से पाक होने का मैदान हो या फिर ऑपोजिशन के अंदर आकर दूसरों के साथ इत्तेहाद का मामला हो, नून लीग दोनों मैदानों में नाकाम ठहरी। लेकिन ये बात नून लीग को कौन समझाए? मुस्लिम लीग नून अब भी ये बात पल्ले नहीं डाल रही, अपने उनके पल्ले नहीं पड़ रही ये बात कि जहां बात तदबीर से बन रही हो वहां तकरार की क्या ज़रूरत है। हर बार ताकत को अपनी बात मनवाने के लिए हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है ना, नहीं करना चाहिए। और यही बात अंदर से नून लीग जानती भी है, इसीलिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ज़रिए कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट से मामलात तय करने की भी कोशिशें की जाती रही, लेकिन जब बात नहीं बनती तो फिर नून लीग के हवासों पर दोबारा ताकत सवार हो जाती है और नून लीग को लगना शुरू हो जाता है कि जी फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से ताकत से अपनी बात मनवाई जा सकती। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने ताकत को आजमा कर देख लिया और इस जमात ने हर बार अपना नुकसान भी करवा के देख लिया। बिल्कुल, अब वो अलग बात है कि नून लीग को PDM का टूटना नुकसान लगता है या नहीं, ये एक गहरी बात है। और ये भी एक अलग बात है कि मरियम नवाज़ ग्रुप को नून लीग की तकसीम नुकसानदेह लगती भी है या फिर नुकसानदेह लगती ही नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को PDM और नून लीग का तकसीम होना नुकसानदेह मालूम होता है और यही वजह है कि वो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, जिससे कह लें कि सियासी जो उलझनें हैं जो भी पड़ी हुई हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, सुलझाया जा सकता है मामलात को। लेकिन जो नून लीग की आला क़यादत शहबाज शरीफ साहब की बात मानने को बज़ाहिर तैयार नहीं है, लेकिन वही सफाइयाँ तैयार है कि शहबाज शरीफ साहब के आने से नून लीग में कोई तकसीम नहीं है, नून लीग मुत्तहिद है, पार्टी में कोई मसला नहीं है। अब आज भी शाहिद खान अब्बासी साहब यही वजाहतें दे रहे थे अपने अंदाज में, ज़रा चलाइए उनका क्लिप। अच्छा, सुना आपने, कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि जी जो बात दिल से निकलती है वो असर भी रखती है। ज़बान और चेहरे के जो तासुरात हैं वो आपस में मिलने लगते हैं। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब जो कहानी सुना रहे थे उससे साफ लग रहा था ना कि वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो कुछ कह रहे हैं दिल से नहीं कह रहे, क्योंकि चेहरा और तासुरात अल्फाज का साथ नहीं दे रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब को ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना, यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब भी वतन से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम सब करते हैं। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब का ये कहना कि जी शहबाज शरीफ साहब से वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी लगवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से शाहिद खान अब्बासी साहब ये थोड़ा ज़्यादा कह गए। अगर शहबाज शरीफ साहब का बयानिया वोट को इज़्ज़त दो का ही होता तो फिर मज़ाहमत और मुफाहमत के बयानिए को लेकर नून लीग के कायद को मुशावरती अमल क्यों करना ही ना पड़ता। और पार्टी में कौन सा बयानिया चलेगा इस पे फैसला महफूज ही ना करना पड़ता। सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बातों को ही उलझा देते हैं, पता नहीं अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं नाज़रीन। अब खबरें क्या घर में कि पार्टी में कौन सा बयानिया चलेगा इस पे नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया और ये फैसला आइंदा चंद दिनों में नून लीग की पार्टी की आदत के सामने सुना दिया जाएगा। अब नून लीग के कायद के हाथ में पार्टी की कमान है, इसलिए वो कुछ भी फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। वो अक्सरियत की राय को वीटो भी कर सकते हैं और अकलियत की बात भी मान सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की बाहमी मुशावरत की पेशकश को भी सामने रखा होगा और वो इस पर भी जल्द अपना फैसला सुना देंगे। नून लीग के कायद का फैसला मेरे ख्याल से सियासत में नया तूफ़ान भी पैदा कर सकता है, नया तूफ़ान। और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कोई मुश्किल भी खड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो शहबाज शरीफ साहब ग्रैंड डायलॉग की भी बात कर रहे हैं। अभी ग्रैंड डायलॉग हुकूमत समेत तमाम रियासती इदारों से होंगे। शहबाज शरीफ साहब तो ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जी इस बार ताकत के बल पर नहीं बल्कि मुफाहमत के साथ नून लीग को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। अब यहाँ एक सवाल ये कि ग्रैंड डायलॉग से अगर वो मामला तय पा जाते हैं जो मरियम नवाज़ ग्रुप तय करना चाहता है, तो फिर सवाल ये कि क्या ये एनआरओ तसव्वुर नहीं होगा और क्या मामला तय पा जाने की सूरत में हुकूमत को भी इसका कोई फ़ायदा होगा, हुकूमत को कोई फ़ायदा। अब मरियम नवाज़ ग्रुप इस सारे खेल को लेकर कह लें कि कश्मकश का शिकार,
اسی لیے کبھی وہ شہباز شریف کے بیانیے کو مسترد کر دیتی ہے تو کبھی مریم نواز صاحبہ یہ کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی ایک طرف شہباز شریف صاحب کا بیانیہ رد کر دیا جاتا ہے اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے بیانیے پر چلنے کے اشارے بھی دے دیے جاتے ہیں. یعنی کہہ لیں کہ میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ دوسری آپشن اپنی پاکٹ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو گھسا پٹا بیانیہ ہے وہ تو نہیں چلے گا، تو پھر دوسری آپشن کسی طرح پاکٹ میں رکھی جائے. اب شاہد کاکان عباسی صاحب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت نون لیگ کا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، اور کل تک یہ بھی کہا جاتا رہا کہ نون لیگ نے دونوں بیانیے کو اپنی اسٹریٹجی کا یا حکمت عملی کا حصہ بنا لیا. اب اس سے ایک بات کلیئر ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ کنفیوژن کی سیاست کری، کنفیوزڈ. اب آپ دیکھیں مولانا صاحب بھی ایک طرف پیپلز پارٹی کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے اور دوسری طرف اس کو نظر ثانی کرنے کا بھی کہتے ہیں، یعنی اہمیت بھی نہیں دیں، نظر ثانی بھی کر لیں. وہیں شاہد کاکان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے ان کی کوششیں صفر ہیں، اور اسی کہہ لیں کہ کنفیوزڈ سیاست کو دیکھ کر بلاول بھی پی ڈی ایم میں واپس آنے کو کسی صورت بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ بلاول کنفیوز نہیں ہے. دیکھیے ذرا بلاول کیا کہتے ہیں. بلاول اور ان کی جماعت بھی بات چیت سے مسئلے حل کرنے پر کہہ لیں کہ یقین رکھتی ہے اور میچورٹی بھی یہی ہے، سیاسی میچورٹی بھی یہی ہے. اب اس لحاظ سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی سوچ شہباز شریف صاحب کی سوچ سے ملتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہوئے تو اس صورت میں پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کا ساتھ دے گی. اب نون لیگ بھی اندر کھاتے کہہ لے کہ معاملات نمٹانا چاہتی ہے، لیکن وہ کہہ لے کہ ڈرامائی انداز میں یہ ایک میسج دے رہی ہے، یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ وہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گی. اب اسی لیے نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے راستے جدا کر لی، کیونکہ نون لیگ کے بقول پیپلز پارٹی کی جو طرز سیاست ہے وہ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کے بیانیے پر اثر انداز ہوتی تھی. اب کس کے دل میں کیا ہے ناظرین، یہ تو بہت جلد نون لیگ کے قائد کے فیصلے سے آنے والے حالات کے ذریعے میں کہتی ہوں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا. یعنی جب سیاسی تھیٹر سے پردہ اٹھے گا تو سب کے بھید کھل جائیں گے. لیکن ابھی کے حالات دیکھتے ہوئے بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں واپسی کی ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو ہر محاذ پر ٹف ٹائم دینے کا منصوبہ بنایا تھا. لانگ مارچ، دھرنے، اسمبلیوں میں حکومت کے خلاف اسٹریٹجی، حکمت عملی ترتیب دینا پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں شامل تھا، جبکہ طے ہوا تھا کہ استعفے ہم تمام حکمت عملی کے ناکام ہونے کی صورت میں دیں گے. ناکام ہونے کی صورت میں استعفے کی آپشن تھی. اچھا بلاول نے یہ بھی کہا کہ یہ پی ڈی ایم کوئی گپ لگانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اگر ہم نے وزیر اعظم کو نہیں چھیڑنا اور بزدار کو نہیں چھیڑنا تو اس اتحاد کا کیا فائدہ. اب بلاول کی باتوں سے میرے خیال سے واضح ہے، صاف لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ خود حکومت کو دھکا نہیں دینا چاہتی تھی، یعنی نون لیگ کی نیت میں کھوٹ. اسی لیے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو دھکا دے دیا، سمپل. اور آج بلاول نے شاہد کاکان عباسی صاحب کے پی ڈی ایم کے عہدے کے حوالے سے بھی کھل کر کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم میں ہر عہدہ عارضی ہے اور پی ڈی ایم کے ایکشن پلان کے تحت یہ عہدے تبدیل ہوتے رہیں گے، اور جب تک پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں ایکشن پلان پر واپس نہیں آتی تب تک پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس نہیں آئے گی. اب کہنے کہ لگے ہاتھوں بلاول نے یہ تک کہہ دیا کہ جی اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کب اور کہاں حملہ کرنا ہے. پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اپوزیشن کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی. اب ناظرین اپوزیشن پر اعتراض ہے کہ حکومت کے خلاف درست سمت میں اپوزیشن نہیں کی جا رہی. نون لیگ طاقت کا استعمال چاہتی، لیکن یہ طاقت اس کو اور پی ڈی ایم کو مزید کمزور کر سکتی ہے، اور شیخ رشید صاحب اس بات پر بڑے خوش ہیں. دیکھیں ذرا. اچھا آپ نے سنا پیپلز پارٹی کے جو پی ڈی ایم ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے صفر کوششیں ہیں. جب اپوزیشن کی طرف سے اس قسم کے بیانات آئیں گے تو پھر حکومتی کھلاڑیوں کے یہی جذبات ہوں گے نا جو آپ نے دیکھے سنے، جیسے شیخ رشید صاحب کے تھے. اب شیخ رشید صاحب تو اب یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو، یہ تو اب کہہ رہے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پروگرام میں ہم نے بار بار اس پروگرام میں بات کی کہ پی ڈی ایم ایک ایسا غبارہ جس سے بہت جلد ہوا نکل جائے گی. یہ بات اپنی طرف سے نہیں تھی، اس کی دلیل پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں نا ان کی کہنے کہ جو ادائیں نظر آ رہی تھیں، دکھائی دے رہی تھیں، اس کے بلبوتے پر ہم نے بات کی. اب ہم سے شکایت بھی کی جاتی رہی. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ حقیقت کیا تھی اور فسانہ کیا تھا. اچھا شیخ رشید صاحب بہت خوش ہیں، اور وہ خوش کیوں ہیں؟ وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کی بھی یہی پیش گوئی تھی جو اب پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کسی کی پیش گوئی پوری ہوتی دکھائی دے گی تو ظاہری بات روئے گا تو نہیں، وہ خوشی ہوگا. اور اب نون سے شین نکل رہا ہے. اب شیخ رشید صاحب شہباز شریف صاحب کی پارٹی کو اپنی پارٹی بھی کہتے ہیں، اور حکومت کو ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ 3 بڑی خوشخبریاں مل رہی ہیں. حکومت کی پہلی خوشی
PDM टूटना, दूसरी खुशी नून में से शीन निकलना और तीसरी खुशी मईशत में बेहतरी आना। अब मईशत की गाड़ी कह लें कि पटरी पर चढ़ते देखकर वज़ीर आज़म साहब का हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद दिखाई दे रहा है और वो कहते हैं कि जी हुकूमत ये 5 साल भी पूरे करेगी और अगले इंतखाब में भी तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होगी, तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ये बजट भी आराम से पास करवा लेगी। खान साहब का क्लिप देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना, अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत को जो टॉप चैलेंज दरपेश था वो क्या था? जो ख़राब मईशत थी उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना था। अब ग्रोथ रेट चूँकि बढ़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब को उम्मीद है, वज़ीर आज़म साहब को उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, इसीलिए अब उन्हें कोई डर नहीं है कि उनकी हुकूमत जा सकती है। अब उनकी हुकूमत से मईशत का दबाव भी कह लें कि कम हो रहा है। अब वो अलग बात है कि कभी जहांगीर तरीन साहब, कभी अपोजिशन की सूरत में दबाव डालने की, प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब है हमारे इमरान खान साहब, वो ये बात जानते हैं कि माफियाज़ और पॉलिटिकल माफियाज़ ने उनको शिकस्त देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंच सका और अब भी उनके हरीफ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो करते रहेंगे, आपको पता है, लेकिन हर वक्त ताकत का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने आपको आगाज़ में वो सुनाई कहानी। अब इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती कह लें कि अपने मामलात बेहतर करने का जो दौर है ना, वो अब ख़त्म हो रहा है। अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ साहब अपनी मुफाहमत के मिशन पर कह लें कि अमल पैरा हैं और वो हुकूमत को ग्रैंड डायलॉग के हवाले से ख़त लिखने का सोच रहे हैं, जिस पर उन्होंने PDM के इजलास में रहनुमाओं से मुशावरत की है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के ग्रैंड डायलॉग के मौके पर हुकूमत का फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आए, लेकिन कुछ अर्सा पहले हुकूमती नुमाइंदगान भी ग्रैंड डायलॉग की तरफ इशारा करे थे, आपको याद होगा। अब एक तरफ जो नून लीग है वो PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ मुहिम में तेज़ी भी ला रही है। अब दूसरी तरफ आप देखें हुकूमत से डायलॉग भी करना चाह रही है, यानी एक कन्फ्यूजन है, आप समझने की कोशिश करें। लेकिन ये ग्रैंड डायलॉग अब किस चीज़ का नाम है, ये सवाल आखिर क्या चीज़ है जिसकी इतनी ज़्यादा इसका चर्चा है, जिसकी इतनी ज़्यादा चहम गोई है कि डायलॉग? बहुत से लोगों का ये मानना है, बहुत से लोग अभी सवालात गर्दिश करें कि क्या ये डायलॉग करप्शन केसेस से निजात हासिल करने का कोई ज़रिया है? क्या अपोजिशन NRO हासिल करने के लिए ये डायलॉग की बातें करी है? यानी आम अल्फाज में अगर देखा जाए तो क्या ये डायलॉग NRO होगा? क्या ये डायलॉग अपोजिशन के लिए एक उम्मीद की किरण कह लें? क्या हम कह सकते हैं कि शेख रशीद साहब का बयान दुरुस्त साबित होने जा रहा है? क्योंकि शेख रशीद साहब ने निजी चैनल पर दिए जाने वाले एक बयान में ग्रैंड डायलॉग की जानिब इशारा भी किया था। अब आप फ़र्ज़ करें अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को ख़त लिखते हैं तो हुकूमत का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा? अगर हुकूमत डायलॉग के लिए तैयार हो भी जाए तो कोई रिलीफ मुमकिन है क्या? क्या वज़ीर आज़म अपने NRO ना देने वाले मौके पर डटे रहेंगे या फिर वो अपोजिशन के दबाव में आ जाएंगे? क्योंकि PDM ने जलसे जुलूसों का ऐलान भी कर दिया है और साथ में पार्लिमानी प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत को टफ टाइम देने का भी सोच रखा है। अब मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं, सवाल ही सवाल। इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे सीनियर मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लीगी रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, ये सियासी हवा अब किस तरफ जा रही है? बड़ी कन्फ्यूजन है कि अब ये जो डायलॉग किया जाएगा ये क्या होगा, डायलॉग क्या होगा? बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये कोई NRO होगा। देखें, ऑर्डिनरीली तो किसी डायलॉग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अगर हुकूमत जो है वो मुल्क के अंदर एक यकजहती की फ़िज़ा को कायम रखती और ये एक्यूट पोलराइजेशन की तरफ हम ना जाते और हुकूमत और अपोजिशन के वर्किंग रिलेशनशिप कायम होते, पार्लियामेंट मौसर तरीके से आगे चलती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि एरोगेंस और रौनत इतनी ज़्यादा थी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता क्योंकि इससे इनकी इज़्ज़त अफजाई होगी, और किसी तरीके के साथ भी साथ बैठने को भी तैयार नहीं। तो इसका मतलब है डेडलॉक, बिकॉज आइन और कानून आपको इस चीज़ से नहीं रोकता। आपने हैंड इन ग्लव आगे चलना है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज देनी है और अपोजिशन ने उसको ऑब्जेक्टिवली क्रिटिसाइज करना है। तो जब आप टॉकिंग टर्म्स पे ही नहीं है और आपकी जो सियासी डिफरेंस है उसको आपने ज़ाती मुखासमत में बदल लिया है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको, और फिर लोग आर्मी को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। आप देखें कि ये हमारा एक पाकीज़ा अदारा है, उसके ऊपर लोग इधर से इल्ज़ामात
सिमिलरली आप नैब का अपोजिशन को ये गिला है कि वो विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है और टोटली पोलिटिसाइज हो गया वो अदारा। तो आई थिंक कि ऐसी सूरत में ये जो ग्रैंड डायलॉग की अगर बात होती है, मुझे नहीं पता शेख रशीद साहब कितने सीरियस हैं या क्या, बट आई पर्सनली फील कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ग्रैंड डायलॉग का मतलब यही है कि आइन की हदूद के अंदर रहते हुए आप अपने पार्लिमानी जो ट्रेडिशंस हैं उनको कायम रखते हुए आप कोई भी आपसे रिलीफ नहीं मांग रहा, किसी को माफ़ी बिल्कुल न दे, आप अदलिया को आज़ाद रहने दें और नैब को कहें कि सिर्फ विच हंटिंग ना करे, अक्रॉस द बोर्ड जो लोग अगर किसी की शिकायत आती है वो करें और इंक्वायरी स्टेज के ऊपर लोगों को पाबंदी सलासल करके उनकी तजलील ना करें और फिर आपके आप उसका लेते रहते हैं, बहुत सारा उनको अपने पास रखते रहते हैं और रिमांड ले लेके महीनों 9 महीने साल, और उसके बाद कोर्ट कहती है जी कि इन पे तो ना करप्शन की बात है ना कुछ है, तो उसका भी तो कोई जवाबदेह होना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल के अंदर हमें एक रवैयों में तब्दीली करनी चाहिए। शायद ग्रैंड डायलॉग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि अगर आप बैठ के बात करें। देखिए मैं आपकी इस बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ। जी जी ठीक है, आपकी इस बात से ठीक है। जी 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 अच्छा जाना साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही थी। मैंने कहा मैं आपकी इस बात से टोटली अग्री करती हूँ कि नैब जब किसी को पकड़ता है, और नैब के चेयरमैन भी कहते हैं कि हम केस देखते हैं फेस नहीं देखते हैं, जब पकड़ा जाता तो पहले होमवर्क इतना कंप्लीट होना चाहिए कि आप जब किसी को पकड़ते हैं फिर इतने महीने, जाहिर बात है उसका इमेज भी ख़राब होता है, स्टेक पे लग जाता है, फिर वो जब आता है बाहर तो वो बड़ा विक्ट्री साइन बना के स्माइल के साथ बाहर आता है, पिक्चर्स, फिर जो तमाम लोग होते हैं पार्टी के वो बड़े ट्वीट कर रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, इससे नैब का इमेज बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, ख़राब होता है। चले ये तो उनको होमवर्क करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन में मसला होता है, वीकनेस होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है कि जी नैब वाले जो हैं, नैब न्याजी गठजोड़ है, हुकूमत के कहने पर ये नैब वाले गिरफ्तार करते हैं, ये जान के किया जाता है, ये साजिश है, ये बातें तो नहीं होनी चाहिए ना। नैब क्यों करेगा किसी के कहने पर? देखिए जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुंह पे हाथ फेर के कहे मैं छोड़ूंगा नहीं, वाइल आईनी तौर के ऊपर किसी बंदे का अगर एहतसाब करना है तो वो अदालतों ने करना है और उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई और वो जुडिशल सिस्टम अलग है, आप जजेस या कोर्ट्स के फैसलों पे नहीं हो सकते, आप उसको ऊपर मुतासर नहीं कर सकते। तो फिर आपको ये पता है कि वो एक दफ़ा नैब के चेयरमैन ने कहा हवाओं का रुख बदलेगा और मैं ये करूँगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये लोग जो आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, बड़े बड़े स्कैंडल मेडिसिन के ऊपर हुए, BRT का हुआ, आपने देखा कोई एक अरेस्ट भी हुई है? लेकिन आज आके उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कि एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और उसको आपने पकड़ के अंदर कर दिया इंक्वायरी पे कि टीटियां आई हैं इनके नाम पे, जो कि बाद में कोर्ट ने कहा जी कि इनके नाम पे तो कोई टीटी भी नहीं आई, और अगर टीटी को आई भी है तो वो एक क्राइम है वाइटनिंग ऑफ मनी वाला। उसको लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग उस सूरत में होती है जब मनी का डेस्टिनेशन आपको पता न चले और आप ये देखें कि ये कहीं टेररिस्ट इसको इस्तेमाल करते रहे या क्या करते रहे। बहरहाल वो लीगल चीज़ें हैं। आपने एक बंदे को लिया तो जब वो बाहर निकलते हैं तो विक्ट्री का निशान बनाते हैं, तो दैट इज़ ऑब्वियस कि ये बोगस केस था। और उससे आपने बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहबा कहा कि इससे आपके जुडिशल सिस्टम की एज ए होल एक क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है कि ये आपने एक इतने बड़े बंदे पे जो कि 3 दफ़ा आपका चीफ मिनिस्टर रहा, जिसने इतना ज़्यादा काम किया, इन जब तक ये को तकरीबन 15 सालों में उन्होंने 1.5 ट्रिलियन रुपीस, तकरीबन 1500 बिलियन रुपीस के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पंजाब में हुए, एक भी उनके ऊपर जी। अच्छा जना साहब आगे चलते हैं। मेरे पीडीएम है, ये पीडीएम जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, मकसद तो जहाँ तक मुझे याद है यही था ना कि जब से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अवाम बेचारे रुल गए हैं, अवाम परेशान है, अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं, बेरोज़गारी में, महंगाई में, अवाम बेचारी। तो अवाम को छुटकारा दिलवाना था महंगाई से पीडीएम वालों ने, लेकिन अवाम का तो छुटकारा अभी तक हासिल नहीं हो सका महंगाई से। तो ये पीडीएम है, ये किन, वो पंजाबी में कहते हैं, ये किन रोलों में पड़ गए ये पीडीएम वाले? इनके आपस के जो मामला हैं वो हैंडल नहीं हो रहे, वो सॉल्व नहीं हो रहे। तो फिर ये अवाम का क्या ट्रस्ट नहीं टूटा? अवाम का जो एतमाद है वो नहीं खोया जा रहा? अवाम तो ये सोचेगी ना कि पीडीएम वाले हमेशा की तरह हमारा कंधा इस्तेमाल करें। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो अपोजिशन है, ये अपने मुफाद के लिए या अपने काम निकलवाने के लिए, एनआरओ के लिए, जो भी चीज़ है उसके लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें जो अपोजिशन होती है ना, खा वो सेनेट में है या पार्लियामेंट हाउस में है
یا ویسے ایک آل پارٹی اتحاد ہے ان دی فارم آف پی ڈی ایم، ان کا تو کام یہی ہے کہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کرے، اور یہ جو ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، یہ جو لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں، خط غربت سے نیچے ملینز آف پیپل چلے گئے ہیں، اور جن لوگوں کی نہ تنخواہیں بڑھی ہیں نہ پینشنیں بڑھی ہیں، آپ نے ڈیفنس کا خرچ بھی ہم نے فریز کیا ہوا ہے، تو لوگوں کی حالتیں زار، دوائیوں کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، تو وہ پریشر ہی کریٹ کر سکتے ہیں نا۔ اپوزیشن کے پاس خواہ وہ پی ڈی ایم ہو یا اپوزیشن کسی پارلیمنٹ کے اندر ہو، ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی حالت زار کو بہتر کرے، وہ شور مچا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور یہ بتایا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر آئی، اور وہ اپنے طور پہ آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ یہ جو آپ نے ان کو کہا تھا 50 لاکھ جو ہے وہ گھر دیں گے اور 1 کروڑ ملازمتیں دیں گے، تو آپ کے وہ کدھر گئے؟ انفلیشن آپ سے کنٹرول نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے ٹائم میں اکانومی کا سائز کوئی $320 بلین تھا، جو سکڑ کر پہلے تقریباً 70 بلین پہ آیا، ابھی کوئی $296 بلین کے اوپر ہے، وہ نیچے ہے۔ پر کیپٹا انکم آپ کی گر گئی، آپ کی انفلیشن اوپر آ گئی، آپ کی جی ڈی پی مائنس کی طرف چلی گئی، اور نون کے ٹائم کے اندر 1900 ارب کا جو ریونیو تھا پہلے آتا تھا، وہ 5 سالوں میں 38 لیکن جنرل صاحب وہ تو پی ٹی آئی والے تو اس کے ذمہ دار پرانی حکومتوں کو ٹھہراتے ہیں نا کہ پرانی حکومتوں نے اتنے قرضے لیے، ریکارڈ توڑ قرضے لیے، آپ لوگوں کی جو حکمت عملی تھی، اسٹریٹجی تھی، جو پرانی حکومتیں تھیں، وہ تو آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحبہ جو لوگوں نے قرضے لیے، اب تو ایسے جی اب تو میرے خیال سے مثبت سائڈ پہ جا رہے ہیں، اب تو چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں آپ کے مطابق، اگر ایک نیوٹرل رائے میں آپ سے لینا چاہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اور بہتر ہو۔ سٹاک ایکسچینج کی پوزیشن تھوڑی بیٹر ہوئی ہے، اور ایکسپورٹ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ مارجنل انکریز ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو ایک جی ڈی پی 5.8 ملی ہے، تو ابھی آپ مائنس پہ گئے اور ابھی 3.99 پہ ہیں، تو گڈ، آپ نے ڈیمیج کیا اور اس ڈیمیج کو آپ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو یہ 6.5 یا 7 ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے دیکھیں ریونیو کلیکشن کی میں بات کر رہا تھا کہ 3.8 یا 9 ٹریلین آپ کو ملا، تو ابھی آپ نے اس کو 4 ٹریلین کر دیا 3 سالوں کے اندر۔ پچھلی حکومت نے 4-5 سالوں کے اندر ڈبل کیا تھا، تو ابھی تو یہ 8 ٹریلین ہونا چاہیے تھا، یہ 6 یا 7 ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ وہ صرف لالی پاپ نہ دکھائیں، دیکھیں اکانومی بیٹر کرے گی اگر گروتھ بیٹر ہوگی۔ فارن ریمیٹنسز جو ہے وہ حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے، وہ ہم اپنے فارن بردرز جو ہمارے ڈیاسپورا اس کا مشکور ہیں کہ وہ آتے ہیں، ان کی ہے۔ آپ کی اکانومی بیٹر کرے گی، گروتھ بیٹر ہوگی، اچھا جنرل صاحب چلیں میری بات سنیں، اب یہ جو اکانومی کا سبجیکٹ ہے یہ ہم نے کھول لیا، یہ ملک کے اندر جابز کریٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ٹھیک ہے معیشت کے حوالے سے چلیں جی، پوری ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے، یہ میرے خیال سے ان کا سر درد ہے، ہم ان پہ چھوڑتے ہیں۔ میرے خیال سے ہر کوئی جب آتا ہے اپنے ٹرن میں پوری کوشش کرتا ہے، بہتر ریزلٹس دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگلا ووٹ آپ کو کارکردگی پرفارمنس میں ملتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اگر پرفارم نہیں کریں گے پھر اگلے الیکشن میں رہ جائیں گے، سمپل سی بات ہے۔ اچھا عام بات کرتے ہیں اپوزیشن کی، اپوزیشن والے ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے، ٹف ٹائم حکومت کو بار بار کہا جاتا تھا حکومت آج گری، کل گری، پرسوں گری، بلکہ مریم نواز کے دعوے مجھے یاد ہے آر یا پار ہوگا، پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، آج ہی کچھ ہو جائے گا۔ جب صبح لوگ اٹھیں گے تو پتہ نہیں جلسے کے بعد کیا ہوا ہوگا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ شاید ریزائن دے کے گھر بیٹھی ہوگی، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، اتنے بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے۔ پھر ساتھ ہی جنرل صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹف ٹائم دینا چاہتے حکومت کو، پی ڈی ایم والے تو دے سکتے تھے، حکومت گرانا چاہتے تو گرا سکتے تھے اس ٹائم پہ جب معیشت واقعی چکولے کھا رہی تھی، جب سچویشن معیشت کی بہت زیادہ خراب تھی، تو لیکن نہیں گرائی گئی حکومت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی نیت ہی خراب تھی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں نا پاکستان کی سیاست کا، ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت بننی یا گرنی وہ کیسے بنتی ہے اور کیسے گرائی جاتی ہے۔ اگر ان کی 2-2.5 سال حکومت نہیں نہ گری اور وہ جو اتحادی ہیں وہ ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر ایک طرف یہ بالکل نیوٹرل ہو جائے نا سب کچھ مسئلہ، تو نہ پی ایم ایل کیو ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہوگی، نہ ایم کیو ایم کھڑی ہونے کو تیار ہوگی، نہ بلوچستان کے اتحادی کھڑے ہوں گے، اور ترین کا گروپ تو آلریڈی نکل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ اشارہ ہماری اپوزیشن کی طرف نہیں ہے، ان کو گرانے کا جو مسئلہ تھا وہ تو حالات بالکل ریڈی تھے، چونکہ یہ تو مائنارٹی گورنمنٹ ہے،
یہ تو بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. وہ لوگ سارے ان سے ناراض تھے. وہ کیو والے کہتے تھے ہمارے کچھ منسٹر بنانے ہیں, کچھ کرنا ہے. آپ ایم کیو ایم آئے دن ناراض تھی. بلوچستان والے ویسے الگ ہو گئے. ترین صاحب ویسے بالکل ٹوٹلی باغی ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ حکومت تو برائے نام ہے تو کیوں کھڑی ہے, یہ سب پورے پاکستان کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہے. تو اس لیے ان کو کہیں کہ آپ کی حکومت مضبوط ہوگی, آپ کارکردگی شو کریں. پرائم منسٹر کو یہ راز سمجھنا چاہیے کہ پبلک کی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کارکردگی کو دکھانا ہوگا. آپ اچھی کارکردگی دکھائیں, بڑی سی بڑی اپوزیشن جو مرضی ہے شور کر لیں, وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. حکومت سب کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو حکومت کا موقف ہے کہ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہماری پرفارمنس ہے, ہماری کارکردگی ہے. آپ لوگ اس لیے نہیں بگاڑ پا رہے کچھ کیونکہ ان کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے سب کو. آپ کا لاسٹ کامنٹ پہ مجھے آپ کا شکریہ. دیکھیں آپ کو کیا پرفارمنس, آپ مجھے بتائیں نا کہ جی تو سو نائس. میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہو. بخدا میں بڑی سنسیریٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہر حکومت 5 سال ہی نہیں بلکہ 2-3 ٹرمز لگا کے جائے تاکہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہو اور ملک آگے چلیں. آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا کیسے گیا, کدھر جنرل پارک ان کو لے گیا پتہ نہیں 18-20 سال. مہاتیر محمد نے کتنے 2 عشروں سے زیادہ ان کو کنٹینیوٹی. اس طرح کا کوئی لیڈر ملے جو ڈیلیور کرے. آپ ہوا میں محلات بنائیں اور ڈے ڈریمنگ کریں اور آپ کے اندر کیپیسٹی نہ ہو ڈیلیور کرنے کی. کے لیے آپ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں. دیکھیں میں دیکھتا نہیں ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بھی قابل نہیں تھے جو خود پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں تو گر جانا چاہیے تھا. یہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی آپ نے یہ آپ کے بائی الیکشنز دیکھ لیے ہیں, آلریڈی رائٹنگ آن دی وال ہے. ابھی تو آپ کو ایک الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کرنا ہوگا, ایک فیئر الیکشن ہو, اس کے اندر ایبسلوٹلی آئینی اور قانونی طور پہ الیکشن کمیشن اس کو دیکھے کہ جو جماعت میجارٹی میں آتی ہے وہ آ کے حکومت بنائے. ہمارا حل اسی میں ہے. ہمارا حل جو ہے وہ فگر فجنگ میں یا اس طرح کے الیکشنوں میں دھاندلی کرنے سے کبھی بھی نہیں آئے گا. اگر ملک کے محب وطن لوگ ہیں جو سب ہیں, اگر ہمیں اپنے ملک سے محبت اور اپنی اولاد اور ان کی اولاد کو بھی ہم بیٹر رکھنا چاہتے ہیں تو آئین پہ عمل کریں اور صرف اپنی ذات کا نہ سوچیں, ملک کا سوچیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کے. بریک پہ جانا, بریک سے واپسی پہ صدیق جان ان کی بڑی خبر. ویلکم بیک ناظرین. ہمیشہ کی طرح صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہیں. صدیق ایک نئی خبر سامنے آ گئی جی, نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے امکان کا اظہار کیا گیا ہے. اب نواز شریف صاحب کے کیسز کس طرح سے ختم ہو سکتے ہیں, ذرا سمجھائیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون لندن جو ہے نا وہ عجیب خبریں جو ہیں وہ دیتے ہیں اپنے حامی صحافیوں کو, اور اس کے ذریعے ایک نئی بحث چڑھی جاتی ہے جو ارریلیونٹ ہوتی ہے اور خواہ میں ایم پیالی میں طوفان برپا کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ جو اب ایک خبر لیک کی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ بس تیاریاں ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور سزا یافتہ مجرم, اشتہاری, فراری, مفرور, مطلوب میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک مزے کا خیز دعویٰ ہے, ایک عجیب بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عدالتی کیسز کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں, جو باخبر لوگ ہیں, جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت نواز شریف کے کم از کم 8 سے 10 کیسز چل رہے ہیں, اور وہ لاہور احتساب عدالت سے اشتہاری ہیں, وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت سے اشتہاری ہیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اشتہاری ہیں, وہ اس کے علاوہ کئی کیسز میں مطلوب ہیں. پھر جو ان کے 3 کیسز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں, ان 3 کیسز میں ابھی چند روز میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا ان کی اپیلیں جو ہے وہ عدالتی معاون کو مقرر کر کے, عدالتی معاون کے طور پر کسی وکیل کو مقرر کر کے اس کے اوپر دلائل سنے جاتے ہیں یا نہیں, یا بغیر سنے ان کی اپیلیں مسترد کر دی جاتی ہیں. ابھی کوئی ایسا چانس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ لیگل پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کیونکہ اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, وہ رائٹ آف آڈینس اپنا کھو چکے ہیں. نواز شریف کی جانب سے کسی پاکستان کی عدالت میں کوئی وکیل پیش نہیں ہو سکتا. جب ان کی طرف سے کوئی وکیل ہی پیش نہیں ہو سکتا تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کیسے کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے ان کو آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کسی وکیل کو سنا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کو 2023 سے بہت امیدیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ 2023 میں کچھ بڑی ایسی تبدیلیاں آنی ہیں جس کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت نواز شریف پاکستان واپس آئیں,
आके सरेंडर करें, गिरफ्तार हों। अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों की तो हम क्या बात करें। मुस्लिम लीग नून को तो ये भी उम्मीदें थी, मरियम नवाज की आपको बातें याद होंगी, दावे याद होंगे कि आर या पार, ऐसा लगता था जो जलसा हो रहा है अब जब सुबह सोकर उठेंगे आप हम सब तो पता नहीं क्या तब्दीली आई होगी, पता नहीं पीटीआई वाले सारे घर बैठे होंगे, नून लीग की हुकूमत होगी, शेर वाले आ जाएंगे। तो इनकी तो जो उम्मीदें हैं उनके बारे में क्या तबसरा करें, आपको क्या लगता है इनकी उम्मीदें पीडीएम के हवाले से पूरी हुई हैं? देखें, उनकी मसला उनके दावों का नहीं है। वैसे तो हर सियासतदान ही दावे करता है और ज़ाहिर है वो बड़े बड़े वादे करता है, बड़े बड़े दावे करता है, उसने अपने आप को ये बताना होता है कि वो बहुत जो है बड़ा इनकलाबी और नज़रियाती है। लेकिन आगे जो सुनने वाले होते हैं, ख़ासतौर पे जो मीडिया के लोग हैं, उनको ज़रा अपना देखना चाहिए ना कि जमा तफरीक करनी चाहिए, क्या है इस दावे में कोई हकीकत है भी या नहीं है। तो ये जो बात है ना कि नवाज शरीफ के लिए रजू करने की कोई प्लान किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और उनके केसेस फौरी तौर पे सारे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन। ये अब वो दौर नहीं है, अब दौर बदल गया है। हाँ ये ज़रूर है, ये बात मैं मान रहा हूँ कि पाकिस्तान में बड़े बड़े अजीबो गरीब चीज़ें हुई, यही नवाज शरीफ के बाहर जाने को देख लें कि सजा याफ्ता मुजरिम किस तरह पाकिस्तान से बाहर चला गया। लेकिन ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और 2023 से पहले नवाज शरीफ की वापसी के बगैर मुझे ये मामला इंटरटेन होता वो भी नज़र नहीं आ रहा कि आप ये कहें कि उनकी जाने से दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाए, उसको सुनना शुरू कर दिया जाए, ऐसा भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हाँ अगर वो 2023 में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं, आते ही वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होंगे, उसकी रीज़न ये है कि वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, फिर उनको अदालतों को मुतमईन करना होगा कि मैं क्यों पाकिस्तान से बाहर बैठा था, ऐसे कौन सी वजूहात थी, क्या मामला थे, क्यों नहीं आ रहा था। और फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर कोई बड़ा इनके लिए शरीफ खानदान के लिए पहले भी बड़े बड़े अदालती तौर पर मौजूद होते रहे, अदालत से कोई बहुत बड़ा इनके लिए रिलीफ आ जाए तो आ जाए, लेकिन उससे पहले मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ना ही नवाज, क्योंकि अभी ये जो अभी मुस्लिम लीग नून लंदन ने ये जो खबर लीक की है और मीडिया पे चलवाई है, ये इसी रास्ते से, इसी ज़रिए से, इसी जो आप क्या मैं नाम दूं, मैं कोई और नाम नहीं उनको देना चाह रहा, उन्हीं से ये खबर ब्रेक करवाई गई थी कि नवाज शरीफ ने कपड़े शपड़े अपने पैक कर लिए और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब पीडीएम का बड़ा अरूज चल रहा था, उस वक्त ये खबर चलवाई गई कि नवाज शरीफ बस तैयार हो गए, कपड़े शपड़े पैक कर लिए हैं, बैग शैग सब कुछ तैयार है और वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और हम इसी प्रोग्राम में ये बात कई बार कपड़े जो थे बैग से निकाल के दोबारा अलमारी में लटका दिए गए, है ना सदीक? हाँ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के लिए नहीं गए, वो उम्र भर के लिए गए हैं पाकिस्तान से, उनका अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस आने का कोई इरादा नहीं है। हाँ 2023 के कुछ इम्कानात ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि उस वक्त एक ऐसी बड़ी तब्दीली आएगी जिसके बाद वो सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आने के बारे में गौर कर सकते हैं, उससे पहले आना मुमकिन नहीं है। और मैंने जैसे आपको बताया तोशाखाना रेफरेंस केस में नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, जो मुश्किल रहमान के साथ उनका केस है, जो अराजी केस है लाहौर में, उसमें वो इश्तिहारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केसेस हैं, एक अल अजीज़िया, एक फ्लैगशिप और एक एवनफील्ड, जिनमें तीनों में वो नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी तफसील से ये केस सुना था, पूरा एक प्रोसेस अडॉप्ट हुआ, नवाज शरीफ को नोटिस भेजे गए, हर तरह से नवाज शरीफ को इन्फॉर्म किया गया, उनके घर के बारे इश्तिहार लगाए गए, उनके घर के बारे ऐलानात किए गए। और वो आपको याद होगा बड़ा इसके ऊपर बड़ा एतराज़ हुआ था जब नैब ने कहा था कि ढोल बजा के लाहौर में ऐलान किया जाएगा कि सजा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मतलूब, मफरूर नवाज शरीफ जो है वो अदालत में हाजिर हो, तो उसको बुलाया जाता है, उसको तलब किया जाता है, उसको अदालत बुला रही है, वो अदालत आए, लेकिन वो वापस नहीं आए, उनको पता है। और जो अदालत में वो कमिटमेंट करके गए थे उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। अदालत में कह के गए थे कि वो अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भिजवाएंगे, वो अदालत को कहकर गए थे कि वो अगर हुकूमत चाहेगी तो जो डॉक्टर उनको चेक कर रहा है उससे हुकूमत पूछ सकती है। कोई कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, ना वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार हैं। तो ये जो बात है कि उनके केसेस को ख़त्म होने जा रहे हैं एक ही फैसले के ज़रिए, ऐसा कम अज़ कम मुझे 2023 तक तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये नामुमकिनात में से है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।